गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया हुआ है जो गवर्नमेंट यानी सरकार हमारे यहाँ क्या है, कैसे काम करती है। हमने कल बात किया कि जब बात आती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के तीन जो हैं ऑर्गन की बात की जाती है, तीन ब्रांचेस की बात की जाती हैं। एक जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, एक दूसरा एग्जीक्यूटिव कहते हैं और एक जुडिशरी कहते हैं। हमने कहा कि शुरुआती दौर में या जब तक दुनिया में मोनार्की का रूल हुआ करता था इन जनरल, तो ये देखा जाता था कि वहां पर मोनार्क यानी राजा में ही ये तीनों शक्तियां कंसंट्रेटेड होती थी और इसलिए उसके पास इतनी एब्सोल्यूट पावर होती थी कि उसका जो बिहेवियर होता था वो आर्बिट्रेरी होता था, मनमाना व्यवहार वहां पर होता था। तो ऐसे सिचुएशन में कोई एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता की भावना वह किसी राजा या शासक में नहीं हुआ करता था। अगर वो अच्छा है तो अच्छा करेगा, बुरा है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है, वह बुरे से बुरा कर सकता है। जब मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी जा रही थी, फाउंडेशन रखी जा रही थी, तब कुछ ऐसे थिंकर आए जिन्होंने इन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने इन ट्रेडिशनल सिद्धांतों को सवालों के घेरे में रखते हुए नए तरीके के मॉडल को प्रेजेंट करना शुरू किया। इनमें से मॉन्टेस्क्यू का नाम सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फ्रेंच ये एक स्कॉलर थे और इन्होंने, मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी दिया उसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर था, इसका जो पीछे जो मूल वजह थी कि पावर जो है वह कहीं एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के तीनों ब्रांचेस के रोल, फंक्शन, मेंबर उनको डिफाइन करके अलग अलग कर देना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का जब यह विचार आया तो बड़ा रेडिकल सा थॉट था, बड़ा पॉपुलराइज हुआ। उस वक्त अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की या गवर्नमेंट गवर्नेंस के मॉडल की बात की जाए तो दुनिया में दो मॉडल पॉपुलर थे। एक मॉडल था ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था, यानी डेमोक्रेसी को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देख रहे थे। और दूसरा एक नया देश अमेरिका था जो अभी अभी आज़ाद हुआ था और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हो रही थी। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं वह मॉन्टेस्क्यू से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को अपने यहाँ अप्लाई भी किया। तो जहां पर कठोरता के साथ सेपरेशन ऑफ पावर को लागू किया गया, वहां के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और ब्रिटेन जो हमने कहा कि वहां पर वह कठोरता से यह चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई थी। वजह क्या थी? आप जब अमेरिका में देखते हैं तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के काम अलग हैं, इन तीनों के मेंबर अलग हैं, ये तीनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते हैं, यानी एक दूसरे का रोल नहीं प्ले करते। लेकिन ब्रिटेन में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनमें ओवरलैपिंग देखा जाता है। ओवरलैपिंग कैसे? जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा वो, उसके लिए जरूरी है कि वह लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, यानी एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनने के लिए लेजिस्लेचर का मेंबर बनना जरूरी है। और दूसरा कि लेजिस्लेचर का आपके ऊपर यानी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रहेगा, उनको पद पर रखना या हटाना, ये दोनों पावर लेजिस्लेचर के पास वहां होता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव का कोई परमानेंट व फिक्स टेन्योर नहीं होता है। लेकिन अगर बात यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जाए तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वह एक फिक्स शेड्यूल देखने को मिलता है। इसीलिए हमने कहा था कि कोई पूछे संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो हमने कहा था कि सबसे बड़ी विशेषता है जवाबदेहिता यानी उत्तरदायित्व की भावना। क्योंकि संसदीय शासन में यह देखा जाता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो कल हम लोगों ने ये शासन प्रणाली के बारे में बात किया था कि संसदीय शासन क्या है, अध्यक्षात्मक शासन क्या है, इन चीजों को हमने कल देखा हुआ था। अब हमने कहा भारत में हमें यह देखना है
कि किस तरीके से यह शक्ति पृथक्करण लागू किया गया है और भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से कैसे अलग है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो क्या है, ये समझिएगा कि भारत और ब्रिटेन में एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है कि भारत में जो शक्ति संतुलन है वो अलग तरीके का दिखाई देता है। शक्ति पृथक्करण, भारत में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह किस रूप में दिखाई देता है, थोड़ा इसको भी समझने की जरूरत है। हमने कल बात किया था और हमने कहा था कि यहां पर कठोरता के साथ, रिजिडिटी के साथ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं किया गया है। तो यहां भारत में कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं देखा जाता। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है अवरोध और संतुलन, चेक एंड बैलेंस। हमारे यहां अवरोध एवं संतुलन पर अधिक आधारित है, अवरोध एवं संतुलन पर आधारित है। यह कैसे दिखाई देता है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये चीजें किन किन रूपों में दिखाई देती हैं। हमने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ कार्यपालिका विधायिका के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध देखा जाता है, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पर सिचुएशन देखा जाता है। तो पहली चीज यहाँ पर समझना है कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य, कार्यपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध, हार्मोनियस रिलेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्यों बोल रहा हूं, अब इसको समझिएगा। ओवरलैपिंग फंक्शन जो हैं इन दोनों के बीच में दिखाई देते हैं। ओवरलैपिंग जो फंक्शन है वो यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, और ओवरलैपिंग फंक्शन क्या है एक एक एग्जाम्पल से समझते चलिएगा। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का काम क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन करना, लेकिन क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम करती है, लेजिस्लेटिव रोल प्ले करती है? बिल्कुल करती है। कुछ स्पेशल रीजन यहाँ पर है। जब कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, प्रत्यायोजित विधायन। यानी जब कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के थ्रू लॉ न बनाकर एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वहां पर लॉ बनाने का, लॉ का जो फ्रेमवर्क है वो लेजिस्लेचर ने बना दिया, लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रोविजन और वहां पर रूल रेगुलेशन है अगर वो कार्यपालिका बना रही है तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यहां पर कहते हैं। जैसे कि कोरोना दौर में कानून किसका काम है बनाना, संसद या राज्य विधानमंडल का। अब आपके शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह बोला गया कि भाई हमने मोटा मोटी कानून बना दिया, लेकिन कई सिचुएशन जमीनी स्तर पर आते हैं जिनका उन सिचुएशन के बारे में कानून में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो वहां पर प्रशासन कैसे काम करेगा, तो डीएम साहब को अधिकार दे दिया गया कि आप उस दौरान अपने तरफ से नियम बना सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिशन होगा। तो वो जो नियम बनाएंगे वो नियम भी क्या है, एक तरीके का कानून होता है। तो इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में देखते हैं। इसी तरीके से क्या कार्यपालिका कोई न्यायिक कार्य करती है, एग्जीक्यूटिव क्या हमारे यहाँ पे कोई जुडिशियल फंक्शन भी करती है? तो निश्चित रूप से अगर हम प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर करें, राष्ट्रपति के द्वारा लोगों को राइट जो पर्डन का यहाँ पर जो शक्ति है, पावर ऑफ पर्डन, क्षमादान की शक्ति, तो लोगों को क्षमा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है। इसी तरीके से हमारे यहाँ लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो विधायिका द्वारा भी न्यायिक या कार्यपालिकी कार्य किए जाते हैं। अगर विधायिका द्वारा न्यायिक कार्यों की बात की जाए तो महाभियोग की प्रक्रिया चलती कहाँ है? महाभियोग सबसे बड़ा अभियोग देश का है।
अभियोग कौन चलाता है? न्यायपालिका चलाती है। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का के खिलाफ महाभियोग या न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग कहाँ चलता है? संसद में चलता है। तो पहली चीज ये है कि इंडिया में रिजिड जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहां ओवरलैपिंग फंक्शंस देखे जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ये बहुत जरूरी यहां पर है। दूसरी चीज जो समझने वाली है, दूसरा हमने कहा कि यहां पर जो है वह सेपरेशन ऑफ पावर देखे जाते हैं। तो थोड़ा सेपरेशन ऑफ पावर, और यह शक्ति पृथक्करण क्या है? शक्ति पृथक्करण भारत में सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, नॉट सेपरेशन ऑफ पावर। यह कार्यों का पृथक्करण देखा जाता है। भारत में कार्यों का पृथक्करण है। मतलब अब जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका में कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए बनने के, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है कि संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। और अगर आप सदस्य नहीं है तो अगले 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य आपको होना चाहिए, अन्यथा आप प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि सेपरेशन मेंबरशिप में नहीं है, सेपरेशन फंक्शन में है। विधायिका अपना काम और कार्यपालिका अपना काम करेगी। कई एग्जाम्पल हैं इसके कि कहां पर भारत में सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है, और ये सब क्वेश्चन अपने आप में प्रीलिम्स में बनते हैं। जैसे अनुच्छेद 50 आप लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पढ़ा, और वहां पर क्या बोला गया कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो यहां पर जो है ये बोला गया। इसी तरीके से आर्टिकल 121 देखिए और आर्टिकल 211 देखिए। ये क्या कहता है? पार्लियामेंट में और स्टेट के लेजिस्लेचर में ये बोला गया है कि आप विधायिका हैं, आपका काम जुडिशरी पे यानी जजेस पे, जजेस के कंडक्ट पर कोई डिस्कशन नहीं करना है। ये क्या है? सेपरेशन है। न्यायपालिका को अपना काम करने तो और तुम अपना काम करो। तो यहां न्यायाधीशों के आचरण पर यानी जजेस के कंडक्ट पर, न्यायाधीशों के आचरण या कंडक्ट पर संसद या विधायिका में चर्चा, संसद या विधानमंडल में चर्चा, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक यहां पर प्रोविजन देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप देखेंगे आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 में यहां पर क्या बोला गया है? कहा गया है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जुडिशरी पर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जाएगा। यानी संसदीय कार्यवाहियों में न्यायालय, संसदीय कार्यवाहियों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो है वह जुडिशरी में, कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं की जा सकती है। पार्लियामेंट कैसे काम करेगा ये जुडिशरी नहीं बताएगी, और जजेस कैसे रहेंगे ये पार्लियामेंट नहीं बताएगा। तो वाइस एंड वर्सा यहां पर देखने को मिलता है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट, गवर्नर, न्यायालय को ये बोला गया कि भाई ये लोग जब काम कर रहे हैं, अपना पद बना रहे हैं, तो उस दौरान ये अपने पावर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये जुडिशरी नहीं बताएगी, ये अपने मन से करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ इस तरीके से एक सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर देखने को मिलता है। और तीसरा जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है कि हमारा संविधान असल में वह अवरोध और संतुलन, चेक एंड बैलेंस पे बेस्ड है। यानी एक तरफ हमने अलगाव भी किया है और दूसरी तरफ हर ब्रांच को यह बोला है कि दूसरे ब्रांच को आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए। जैसे हमारे यहां पर न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। तो कहा गया है कि अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप जो है जुडिशियल रिव्यू के जरिए यहां विधायिका और कार्यपालिका को डांटिए, डमटिए, उनको अकाउंटेबल बनाइए। तो कौन करेगा ये?
न्यायिक समीक्षा जुडिशरी किसके खिलाफ करेगी? विधायिका और कार्यपालिका। तो वो गलत काम कर पाएंगे? तो सेपरेशन ऑफ पावर तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके कामों पर कोई दूसरा ब्रांच जो है चेक नहीं करता है। ये तीन इंडिपेंडेंट सेपरेट यूनिट्स नहीं है गवर्नमेंट के, ये तीनों एक दूसरे को बेहतर भी बनाते हैं। नेगेटिव इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन पॉजिटिवली एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं। जैसे कार्यपालिका जो हमारी है उसको लेजिस्लेचर क्या करता है? अकाउंटेबल बनाता है। कार्यपालिका को विधायिका के द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है। तो ये जो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी है, अगर ये न हो तो यहां पर कार्यपालिका क्या हो? एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी तरीके से काम करे, जो मन में आए वही काम करे। लेकिन चूंकि हमारे यहां पर हमने लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल बनाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर वह कभी भी सरकारों को हटाया जा सकता। दुनिया भर के प्रस्ताव हैं जो लेजिस्लेचर में लाए जाते हैं और एग्जीक्यूटिव पर प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं। जहां पर विधायिका को लगेगा, लेजिस्लेचर को लगेगा, तो विधायिका के पास संविधान संशोधन, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति है। अगर उसे ये लगता है कि नहीं नहीं यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो वह अपने यहां पर संविधान को क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है। संविधान संशोधन, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, ये चीजें हमारे यहां हो सकती, संविधान संशोधन की शक्ति। तो कुल मिलाकर ये पहले तो इंडिया के बारे में समझना है कि यहां पर ओवरलैपिंग जो है वह रिलेशन देखा जाता है, यहां सेपरेशन भी देखा जाता है, और सही मायने में यहां चेक एंड बैलेंस देखा जाता है। तो ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी। अब कुछ चीजें जो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को अलग करती है। ये जानना इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन तो आते ही हैं। और यहां पर जो है ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस यहां पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या है, तेजी के साथ देखते हैं। पहला, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पर बेस्ड है, यहां संवैधानिक राजतंत्र है। लेकिन जब इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, इसलिए भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट है, वहां पर जो हेड ऑफ नेशन है, राष्ट्र का अध्यक्ष, वो इलेक्टेड नहीं है, हेरिडेटरी यानी वंशानुगत तरीके से चुना जाता है, और हमारे यहाँ इलेक्टेड, इसलिए हम रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक नहीं होते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए कंडीशन है कि वह केवल और केवल हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर यहां पर जो है वह केवल हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन से होना चाहिए। वहां पर दो तरीके के हाउस हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। हमारे यहां पर हमने ये चीज नहीं बनाई है। प्राइम मिनिस्टर वह लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकता है। यानी अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और लोकसभा का मेंबर है तो भी। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में स्पीकर जो है उसके बारे में बोला जाता है, जो वहां का स्पीकर, आगे पढ़े में, कि एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, वन फॉर मतलब अगर एक बार जो है वह स्पीकर बन गया तो वह ऑलवेज स्पीकर रहेगा। तो एक बार स्पीकर जो है वह एक बार स्पीकर हमेशा स्पीकर का वहां पर रहता है। ऐसा कैसे होता है कि जो स्पीकर चुना जाता है पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, स्पीकर जो है इस्तीफा दल से, स्पीकर जो है वह दल से, अपने जिस भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे इस्तीफा दे देता है, और वहां पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वह संसद को वहां पर देखता है, संचालित करता है। इंडिया में स्पीकर के साथ ऐसा नहीं है। स्पीकर जो है वह अपने दल से इस्तीफा, अपनी पार्टी से इस्तीफा
नहीं देता है, अपने दल से इस्तीफा नहीं देता है। और यहाँ एक बार का स्पीकर जरूरी नहीं कि अगली बार भी स्पीकर हो, हर बार उसको चुना जाएगा। ये एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो यहाँ शैडो कैबिनेट का एक कंसेप्ट काम करता है। यहाँ का शैडो कैबिनेट काफी फेमस है। और शैडो कैबिनेट का मतलब क्या है? एक तरीके का अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इसको कहते हैं, यानी एक वैकल्पिक सरकार है। ब्रिटेन में ये देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके अदर जो मिनिस्टर हैं वो देश को रूल कर रहे होते हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वह उनका अल्टरनेटिव वहां पर देती है। अल्टरनेटिव कैसे देती है? तो जो अदर पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है वह गवर्नमेंट के कामों को रिव्यू करने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए वह अलग से अपना एक कैबिनेट बनाती है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, कोई पोर्टफोलियो डेजिकेशन नहीं है। लेकिन जैसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया? लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। किसी को जो है वह शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, शैडो होम मिनिस्टर इस तरीके से बना दिया गया। अब अगर मैं शैडो फाइनेंस का मिनिस्टर हूं तो रियल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी मिनिस्ट्री के कामों की निगरानी करना, उसका क्रिटिसिज्म करना और उस पर जो है अपना अल्टरनेटिव पॉलिसी देना, ये मेरा काम होगा। सॉरी। तो ये चीजें जो है यहां पर देखी जाती हैं। कहां पे? ब्रिटेन में। शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट कहां पे काम करता है? वहां ब्रिटेन में। यहां भारत में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं देखा जाता। एक अंतिम चीज यहां जो हमें समझना है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वह पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पर बेस्ड है, संसदीय संप्रभुता की धारणा। और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का मतलब है कि जहां पार्लियामेंट के ऊपर कोई नहीं है, संविधान भी संसद के ऊपर नहीं है, वहां संसद द्वारा बनाए गए कानून ही संविधान है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो पार्लियामेंट कहेगा। तो यहां पर ब्रिटेन में इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के। तो ये एक उपहास में कही गई बात थी, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यहां पर बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है, यानी सब कुछ, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हमने अपने यहां पर वह एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि ब्रिटिश हमारी जो पार्लियामेंट है वो मनमाना नहीं कर सकती। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर कौन है? जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू के जरिए जुडिशरी वहां पर चेक कर सकती है। लेकिन क्या जुडिशरी जो है वह पार्लियामेंट के हर एक काम को चेक कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी गई हैं अगर उसके हिसाब से पार्लियामेंट काम कर रहा है तो जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तब जुडिशरी वहां उसको चेक करेगी। दूसरा, इससे यह बात निकल के आती है कि हमारे यहां न तो पार्लियामेंट सुप्रीम है या सॉवरेन है और न ही जुडिशरी, बल्कि सबसे ऊपर कौन है हमारे यहां? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे यहां सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो आपको मालूम होने चाहिए। आगे चलकर और बहुत सी चीजें यहां पर हम लोगों को मालूम चलेंगी। ये इसलिए भी बता रहा हूं कि हमारा एक टॉपिक है दुनिया के अन्य देशों का भारतीय संविधान के साथ तुलना। तो अगर हम बीच बीच में इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो अंतिम में समराइज करना क्या हो जाएगा, हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा और ये टॉपिक पहले से ही थोड़ी थोड़ी समझ देता रहेगा। अब आइए हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। आज जो हम लोगों को शुरू करना है वो देखना है जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। हमने कल भी बात किया था कि दो लेवल पर गवर्नमेंट आपको दिखाई देगा, एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। दोनों लेवल पर यानी यूनियन और स्टेट दोनों लेवल पर गवर्नमेंट के ब्रांचेस होते हैं, यानी एक ब्रांच होगा जो लेजिस्लेचर होगा, एक जो होगा एग्जीक्यूटिव होगा, एक क्या होगा? जुडिशरी होगा। तो अगर हम अपने यहां पर देखें तो आज जो हम लोग देखेंगे वो पहले देखेंगे पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट के दो ब्रांचेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव को यानी कार्यपालिका को देखने जा रहे हैं।
संघ की कार्यपालिका जो हमारी है वो कैसी है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का है। छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक करके इनको समझिएगा। क्योंकि आपके पास नोट्स है तो अगर इन सारी चीजों को मैं लिखाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको आराम से एलिब्रेट करूं, एक्सप्लेन करूं। तो इस पर ध्यान फोकस करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी बता रहा हूं वो चीजें नोट्स में भी हैं। जहां आपको लगे कि नहीं नोट्स में कुछ चीजें नहीं है, तो वहां पे आप उसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जहां भी आपको नई चीजें लगती हैं। और अगर आप खुद कोई किताब पढ़ रहे हैं तो अगर आपको कोई नई चीज मालूम होती है तो वहां पर जो भी नोट्स आपको मिला है उसको नोट डाउन कर लीजिए। रिच कंटेंट वहां पर रखिए अपना, और एक जगह से अच्छे तरीके से पढ़िए। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कोई एक नोट से आप अच्छे से उसको गो थ्रू हो जाइए या उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर वहां पर जो है जब एक बार एक जगह से कमांड बन जाए तब फिर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल चलिए हम अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं। तो हम जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो पहला ही आर्टिकल जो शुरू होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अब इसमें क्या बोला गया है, कहा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बड़ा अपने आप में सरप्राइजिंग है कि एक आर्टिकल, पूरा का पूरा एक आर्टिकल केवल ये बताने में चल गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। केवल ये लिखने में, तब तो लिखना पड़ेगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। 395 अनुच्छेद क्या, तब तो 1000 अनुच्छेद हो सकते हैं कि हर जगह लिखिए भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत का न्यायाधीश होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्यों लिखा गया और इतना सिंपल सा जो है आर्टिकल क्यों बनाया गया। असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बहुत सोच समझकर इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, और यहां पर हर एक आर्टिकल, हर एक सेंटेंस के बड़े डेप्थ में मीनिंग है। तो जब यहां पर बोला जाता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो शैल बी का मतलब ये एम्फेसिस किया जाता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वैकेंट नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि हमने आर्टिकल 65 में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस क्रिएट किया है। तो भारत में एक तो राष्ट्रपति हैं, और अगर राष्ट्रपति वहां पर जो है वह किसी वजह से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनका पद वैकेंट है, तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। तो इस आर्टिकल का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा झटका कब लगा, झटका तब लगा जब 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, 69 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का डेथ हो गया। हमारे तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का असामयिक जो मृत्यु हुआ, तो एक वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो गई। लेकिन उस वक्त जो वीवी गिरी साहब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा, वाइस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहते थे। अब सवाल ये था कि प्रेसिडेंट का डेथ हो चुका है, वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया है, वो पोस्ट, वो ऑफिस खाली है, ना हमारे देश में कोई प्रेसिडेंट था और न ही वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे में ये आर्टिकल 52 का जो आर्टिकल था फिर चर्चा में आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश के मुखिया का पद खाली हो। ये भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी चीज है, सिंबॉलिकली, सैद्धांतिक रूप में, कि इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, पार्लियामेंट में एक लॉ लाया गया, प्रेसिडेंट जो है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। और इसके जरिए कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही ऑफिस वैकेंट हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जज वो वहां पर काम एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में करेंगे। तो यहां पर इस तरीके का एक हायरार्की बना दिया गया। लेकिन अब आपके दिमाग में इतना भी खुरापात नहीं होना चाहिए। अब कोई सवाल पूछ ही ले
किधर अगर लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और जितने न्यायाधीश हैं एक जगह पार्टी कर रहे थे, आंधी आई उड़ गए। अब तो कोई नहीं है, अब कौन बनेगा भारत का राष्ट्रपति? तो अगर कोई भी व्यवस्था कर दी जाए, आप 1 बिलियन लोगों का जो है व्यवस्था कर दीजिए, तो इस तरीके के हाइपोथेसिस में कोई नहीं बचेगा। 1969 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया ना, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है तब उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहां पर पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उनकी अनुपस्थिति में अनुच्छेद 65 कहता है कि एक उपराष्ट्रपति का पद है। 1969 में यह संकट की स्थिति, संवैधानिक संकट आया और वो भी हमारे राष्ट्रपति के निधन और उपराष्ट्रपति के अपने पद से रिजाइन देने की वजह से। और उसके बाद राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन अधिनियम, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 के तहत फिर नई चीजें वहां पर बनाई गई। अब आइए दूसरी चीज है कि राष्ट्रपति के लिए आखिर योग्यता क्या है। राष्ट्रपति जरूरी है, ये तो समझ में आ गया। राष्ट्रपति के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस। क्या होना चाहिए? पहली चीज है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई भारत का राष्ट्रपति नहीं हो, भारत का नागरिक नहीं होगा, तो वह भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 ईयर का जो एज है, अगर उसने कंप्लीट कर लिया है तब वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी 35 से अगर कम है तो नहीं बन सकता है। और तीसरा, वह लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर बोला गया है कि राष्ट्रपति, अगर आप अपने आप पर लेके चलिए, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष कम से कम आयु आपकी हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। यहां ये नहीं कह रहा है कि कहा जा रहा है कि आप लोकसभा के सदस्य बन जाइए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है? पूरे भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आपका, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में अगर आपका नाम नहीं है तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन नहीं सकते हैं। और पार्लियामेंट के मेंबर यानी लोकसभा का मेंबर बनने की अगर योग्यता नहीं है तो प्रेसिडेंट बनने की भी योग्यता नहीं रहेगी। हालांकि अगर कोई इंसान 35 साल की आयु का है और भारत का नागरिक है, तब तो उसका वोटर आईडी तो बना ही बना रहेगा, तो वो तो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये सब सिंबॉलिक है, क्योंकि लोकसभा का ही क्यों सदस्य बनने की योग्यता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्यों नहीं रखना चाहिए? तो बोला गया है कि लोकसभा वह जनता का सदन है, वह जनता के द्वारा चुना गया इलेक्टेड हाउस है, और प्रेसिडेंट रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। रिपब्लिक का मतलब जहां हेड ऑफ नेशन शुड बी इलेक्टेड। तो अगर वो हाउस ऑफ पीपल का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, इट मींस कि वो इलेक्टेड हाउस का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। और हमारे रिपब्लिक की जो भावना है वो और इससे क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है। दूसरा यहां पर क्या बोला गया है, एक तो क्या योग्यता होनी चाहिए, दूसरा अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि आप सरकारी पद पर हैं, आप किसी सरकारी पद पर ऑलरेडी हैं और उसके बाद आप राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं, तो दो दो ऑफिस जो हैं अगर आप होल्ड करेंगे तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। और ऐसे सिचुएशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वह व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है जो कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी पब्लिक पोस्ट, कोई भी सार्वजनिक पद है जहां से आपको मॉनेटरी बेनिफिट या अदर फॉर्म में बेनिफिट मिल रहा होता है, जिसमें आपको पावर मिल रहा होता है। जैसे एक केस समझिएगा, 2012 में हमारे यहाँ पर जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो प्रणब मुखर्जी साहब और पीए संगमा साहब के बीच में हुआ, और 20 तारीख को इलेक्शन था और 24 तारीख को उनको अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। जो भी चुनाव जीतता, चुनाव हुआ, चुनाव में प्रणब मुखर्जी साहब चुनाव जीत गए और पीए संगमा साहब हार गए। इसी बीच पीए संगमा साहब को एक नई जानकारी मिली, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वह मामला पहुंचा दिया और कहा कि
प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पूछा गया क्यों एलिजिबल नहीं है। कहा गया कि जिस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने उसी समय एक और दूसरा पद जो है सरकारी पद उन्होंने होल्ड किया हुआ था, और अगर जिस वक्त आप प्रेसिडेंट है और उसी वक्त आप दूसरा जो है कोई ऑफिस होल्ड करते हैं तो आपका जो प्रेसिडेंसी है, जो आपका राष्ट्रपति का पद है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये स्थिति आ चुकी थी उस समय। हालांकि यह अलग बात है कि प्रणब मुखर्जी साहब ने न्यायालय को यह बताया और सबूत भी दिया कि हमने 14 तारीख को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया था। 20 तारीख को इलेक्शन हुआ था, उन्होंने कहा 14 तारीख को हमने रेजिग्नेशन वह भेज दिया था उस ऑफिस में जिसका मैं चेयरमैन था। लेकिन वो जो है वहां पर डाक ऑफिस के जरिए वह 20 तारीख के पहले रिसीव ही उन लोगों ने नहीं किया, वो डिले हो गया। तो प्रणब मुखर्जी साहब का कहना था अगर वहां पर डाक ऑफिस पोस्ट ऑफिस जो है डिले कर रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। बात भी सही थी, तो उनकी प्रेसिडेंसी बनी रही। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा अगर वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, चाहे वह भारत सरकार के अधीन हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के हो, चाहे किसी लोकल अदर अथॉरिटी के अधीन हो। कोई भी अगर ऑफिस होल्ड कर रहे हैं जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो राष्ट्रपति यहां पर नहीं बन सकते। अब दूसरा सवाल बनता है कि चलो योग्यता तो समझ में आ गई कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, ये जानना बहुत जरूरी है। इलेक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 54 में प्रोविजन वहां पर किया गया। आर्टिकल 54 में किया गया है, क्या किया गया है? तो पहली चीज बोला गया कि द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये चीज समझिएगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रेसिडेंट हैं वह जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, बल्कि एक इलेक्टोरल कॉलेज, जिसे हिंदी में निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, मतलब पूरी जनता तो राष्ट्रपति को नहीं चुन रही है, लेकिन एक निर्वाचक मंडल है वो चुन रही है। उसमें कौन कौन है? तो कहा गया है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। अब इन दो चीजों को और अच्छे से समझना है। यहां पर जरूरी इस बात को आपको मार्क करने की है कि केवल इलेक्टेड मेंबर जो दोनों हाउसेस के हैं, लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक जो इलेक्टेड है और एक जो नॉमिनेटेड है। इलेक्टेड यानी जनता द्वारा या किसी के द्वारा चुने गए हैं, और नॉमिनेटेड मतलब चुने नहीं गए हैं बल्कि उनको अपॉइंट कर दिया गया। जैसे लोकसभा में अब तक का नियम था कि दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते थे, उनका इलेक्शन नहीं होता था, दो लोगों को। और राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते थे, उनका भी इलेक्शन नहीं होता था। तो इलेक्टेड मेंबर जो हैं दोनों हाउसेस के, वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर वह भाग नहीं लेंगे। दूसरा, केवल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेती हैं। देश की सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगर हम पूरे देश के स्टेट जो है वहां पर लेजिस्लेचर की बात करें तो राज्यों की जो विधान मंडल हैं उनमें 2 सदन, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर होता है, यानी राज्य विधान मंडल होता है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 पार्ट होते हैं अमूमन, एक जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और एक जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी स्टेट के पास होगा, जितने हमारे स्टेट हैं सभी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ कुछ राज्यों के पास होता है। तो सवाल ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट ही नहीं करते। विधायी परिषद का कोई, विधान परिषद का कोई व्यक्ति जो है, कोई सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब एक और चीज यहां पर, जब हम कह रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
तो वैसे तो भारत में स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरीज भी हैं। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अंतर होता है। स्टेट का मतलब जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर डिवाइडेड होते हैं, सेपरेट, कि ये आपका पावर, ये आपका। और जो स्टेट के पास पावर है, जो संविधान ने दिया है, यूनियन गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज होते हैं जो पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। वहां कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, जो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट करेगी वही वहां पर होगा। लेकिन इन यूनियन गवर्नमेंट में भी स्टेट लेजिस्लेचर बनाए गए समय के साथ साथ। अभी फिलहाल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर, ये ऐसे जो हैं वह लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। तो अभी यहां पर यह देखा गया है कि हमारे यहां ये 70th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 17वां संविधान संशोधन, इसके तहत एक परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन क्या था कि स्टेट के मतलब में वह नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ये दोनों शामिल हैं। अभी जम्मू और कश्मीर को लेकर भी इसमें संशोधन होने की संभावना है कि यानी राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी भाग लेती है, उसके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और अगले साल जम्मू और कश्मीर की विधानसभा आ जाएगी जब यूनियन टेरिटरी की, तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी। इसके लिए संविधान में संशोधन करने होंगे। तो पहला चीज यहां पर क्या समझना था, इलेक्शन उनका कैसे होता है। अब यहां पर जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज समझनी है वो क्या है, इनका इलेक्टोरल जो प्रैक्टिस है या जो है यहां पर मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है। अब हम आगे उसकी तरफ चलते हैं। ये तो समझ में आ गया कि एक इलेक्टोरल कॉलेज वहां पर इलेक्ट करता है, लेकिन मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, कैसे। तो यहां पर बोला गया है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कि यहां पर यह बोला गया कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर कई ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, कई बहुत बड़े हैं। जैसे अगर यूपी की बात करें तो 402 यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर आपको मिलेंगे। सिक्किम में जाएंगे केवल 32 वहां पर मिलेंगे। तो सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वहां पर क्या ये अंतर इसी रूप में देखा जाएगा या फिर इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, और क्या बेसिस होना चाहिए। वोटिंग राइट्स तो हमने दे दिया, तो क्या इक्वल वोटिंग राइट्स है या एकदम बिल्कुल इक्वल वोटिंग राइट है। तो बोला गया कि इक्वल वोटिंग राइट तो नहीं, इसको बनाना होगा। इक्वल वोटिंग राइट्स जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाए, इसकी बात यहां पर की गई कि यहां पर जो रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं निर्वाचक मंडल के, उनका अपना एक वोटिंग वैल्यू होता है, यानी मत मूल्य होता है। और वो मत मूल्य जो है वह उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनके जो डिसाइड किया जाता है वो बताया जाता है। तो यहां पर इस चीज को आगे बताया भी गया है। देखिए क्या बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी, यह समरूपता लाने के लिए एमंग द स्टेट्स inter se as well as parity between the state as a whole and the union, the number of votes which each elected member of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। यानी जो सांसद और विधायक हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत का इस्तेमाल करेंगे, उनके मत का एक निश्चित मूल्य होता है। एक तो तरीका होता है कि सबके मत का मूल्य एक है, कि हमारा एक वोट इज इक्वल टू वन हमने वोट किया और उसका मूल्य कितना है, एक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। एक समरूपता लाने के लिए यहां पर
वह मत मूल्यों में अंतर देखने को मिलता है। और ये वोटिंग वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सांसद का एक मत की मूल्य कितनी होती है, विधायक के एक मत का मूल्य कितना होता है। तो यहां पर बोला गया है पहला, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। मतलब क्या है कि अगर एक निर्वाचित विधायक का यानी राज्य विधानसभा के, एक निर्वाचित राज्य विधानसभा के सदस्य का जो वोटिंग वैल्यू यानी मत मूल्य होगा, वह मत मूल्य यहां पर बोला गया है कि उसको कैसे निकाला जाएगा। तो बोला गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या को हम डिवाइड कर देंगे वहां जितने इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से हम यहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अब हम आ गए हैं राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं। हो राष्ट्रपति के बारे में हमने कहा कि अगर इनके निर्वाचन से हम सीधे बात करें तो हमने कहा इनडायरेक्टली होता है इनका इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, तो यहां पर हमने कहा था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों। यहां पर 17वें संविधान संशोधन से दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मेंबर भी इनके इलेक्शन में क्या है, शामिल होते हैं। फिर यहां पर हमने कहा कि जो मैनर ऑफ इलेक्शन है, निर्वाचन की पद्धति है, निर्वाचन की पद्धति। तो निर्वाचन की पद्धति में क्या है, यहां पर सांसद विधायक का मत मूल्य अलग अलग होता है। तो पहली चीज क्या है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इस निर्वाचन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये आनुपातिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहां पे बोला जाता है कि चुनाव जीतने के लिए एक कोटा आपको पाना होता है। और कोटा क्या होता है कि जितना आपको वैलिड वोट मिला है, कुल वैध मत, और यहां पर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, कुल वैध मत डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये फार्मूला यहां पर जो है वह काम करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या किसी के लिए भी। तो यहां पर यह काम करता है। यहां पर जो विधानसभा के सदस्यों का जो मत मूल्य है,
इज इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। कुल निर्वाचित सदस्य और मल्टीप्लाई बाई 1000, 1/1000, 1/1000। तो ये हो गया विधानसभा के सदस्यों का। और संसद के सदस्यों का जो मत मूल्य है वो क्या है? तो हर एक विधानसभा के सदस्य का जो मत मूल्य है उसको हम निकालेंगे और सारे विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य का योग निकालेंगे, ऐड कर लेंगे। सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग मत मूल्य का योग डिवाइडेड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये यहां पर देखा जाता है। लेकिन आज रहने दीजिए क्लास को यहीं पे, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है तो क्योंकि फिर ये चीज़ें थोड़ी सी समझाने वाली हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो क्या है, कैसे है, यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी समझाने वाली हैं। तो कल तो संडे है, कल तो आपका टेस्ट जो होता है शेड्यूल के हिसाब से वो होगा। मंडे को अपनी क्लास रहेगी। मंडे से थोड़ा क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाएंगे। अभी तक कोशिश जो अभी तक जो क्लासेस हो पा रही थी प्रैक्टिकली वो 1.5 आवर की क्लासेस, 1.5 घंटे, कभी कभी 1.25 घंटे की क्लास यही अपनी हो रही थी। तो मंडे से हम कोशिश करेंगे कि 2 सवा 2 घंटे की क्लास हो। तो वहाँ पर अब जो टॉपिक बचे हैं वो इत्मीनान से अच्छे तरीके से हो सके। तब तक आप लोगों को एक बार नोट्स भी मिल जाएगा आगे का भी, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। आज यहीं पे थैंक यू।